दोस्तों इस वीडियो में आपको हम बीए सेकंड सेमेस्टर इकोनॉमिक्स के पेपर में आने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर बताने वाले हैं। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर देखें बीए प्रथम वर्ष सेकंड सेमेस्टर सर्टिफिकेट कोर्स। पेपर का नाम क्या है? प्रिंसिपल ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, बीए फर्स्ट ईयर सर्टिफिकेट कोर्स सेमेस्टर 2, सेकंड सेमेस्टर का ये सिलेबस रहेगा। यहाँ पर देखें यूनिट कितना है, फर्स्ट यूनिट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, 8 यूनिट है। इनमें से कौन कौन से क्वेश्चंस मोस्ट इंपोर्टेंट रहेंगे? पहला यूनिट ये रहा। अब यहाँ पर देखें कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, कैसे क्वेश्चंस आएंगे। समष्टि अर्थशास्त्र को परिभाषित कीजिए। समष्टि अर्थशास्त्र के क्षेत्र व महत्व की सीमाओं की विवेचना कीजिए। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन लगभग 15 नंबर का एक आएगा। अब यहाँ पर आंसर क्या है? समष्टि अर्थशास्त्र आर्थिक विश्लेषण की वह शाखा है जिसके अंतर्गत संपूर्ण अर्थव्यवस्था अथवा बड़े समूह का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। एक अर्थव्यवस्था का इसमें अध्ययन किया जाता है, जैसे राष्ट्रीय आय, कुल रोजगार, राष्ट्रीय कीमत स्तर, सामान्य कीमत स्तर, कुल निवेश, कुल बचत, कुल उपभोग व चक्र आदि। इसे कहते हैं समष्टि अर्थव्यवस्था, ठीक है। अन्य शब्दों में इसके अंतर्गत किसी एक इकाई का नहीं वरन सामूहिक इकाइयों के आर्थिक व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। अर्थात इसके अंतर्गत व्यवस्था का सामूहिक रूप से अध्ययन किया जाता है। इसमें हम कुल उत्पादन तथा रोजगार, समझ रहे हैं आप, कुल बचत, कुल उपभोग तथा विनियोग एवं राष्ट्रीय आय जैसी यौगिक समस्याओं का अध्ययन करते हैं, ठीक है। किसका अध्ययन किया जाता है? उपभोग कितना हुआ, बचत कितनी हुई, रोजगार और उत्पादन, कितना रोजगार हो रहा है, कितना उत्पादन उसमें लागत आ रही है, कितना बच रहा है। विभिन्न विद्वानों ने इसे निम्न प्रकार परिभाषित किया है। प्रोफेसर बोल्डिंग ने ये डेफिनेशन दी है, डॉक्टर सी एम चौधरी ने ये डेफिनेशन दी है। आगे इसका आंसर देखें। अर्थशास्त्र का क्षेत्र क्या है, ये देखें। समष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र, नंबर 1, सामान्य तुल्य स्तर का सिद्धांत। समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत मूल्यों के सामान्य निर्धारक तत्वों का अध्ययन किया जाता है। इसके मृदा प्रसार, मुद्रा प्रसार, मुद्रा संकुचन तथा मुद्रा संस्फीति का अध्ययन भी किया जाता है इसमें। तीसरा की महान मंदी तथा आधुनिक समय में विश्वव्यापी मुद्रा प्रसार का अध्ययन ही समष्टि अर्थशास्त्र का एक क्षेत्र है, ठीक। अगला वितरण का सिद्धांत, वितरण मतलब डिवाइड का सिद्धांत कितना है? समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत राष्ट्रीय आय विश्लेषण का अध्ययन किया जाता है। राष्ट्रीय आय का अध्ययन किया जाता है। कुल राष्ट्रीय आय का विभिन्न उत्पादन के साधनों को सापेक्षिक हिस्सा किस आधार पर वितरित किए जाए का अध्ययन किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं विनिमय सिद्धांत, आय एवं रोजगार सिद्धांत, ये हैं इसके समष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र। स्कोप क्या है? मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। समष्टि अर्थशास्त्र का मतलब है मैक्रो इकोनॉमिक्स। स्कोप क्या है मैक्रो इकोनॉमिक्स का? 5वां पॉइंट है आर्थिक विकास एवं नियोजन का सिद्धांत। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। द्वितीय महायुद्ध के पश्चात विश्व में आर्थिक नियोजन के माध्यम से विभिन्न देशों द्वारा तीव्र आर्थिक विकास का कार्यक्रम अपनाया। आर्थिक विकास एक सतत एवं दीर्घकालीन प्रक्रिया है। विकासशील देशों में मानवीय एवं प्राकृतिक संसाधनों का अधिकतम उपयोग करके देशवासियों के जीवन स्तर में सुधार हेतु आर्थिक जीवन नियोजन को अपनाया गया। अगला व्यापार चक्र का सिद्धांत, राजस्व सिद्धांत और मुद्रा एवं बैंकिंग, ये हैं समष्टि अर्थशास्त्र के क्षेत्र। अगला एक क्वेश्चन देखें, लघु उत्तरीय प्रश्न यानी शॉर्ट क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन देखें, समष्टि आर्थिक विरोधाभास पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, वेरी लॉन्ग नहीं, लॉन्ग है ओनली। समष्टि आर्थिक विरोधाभास क्या है? समष्टि आर्थिक विरोधाभास के अंतर्गत हम उन धारणाओं का अध्ययन करते हैं जो एक इकाई के लिए तो सही है किंतु उनका प्रयोग संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर किया जाए तो गलत साबित होगा। व्यक्तिगत व्यवहार को देखकर हम समूह के व्यवहार के बारे में भविष्यवाणी नहीं कर सकते। व्यक्तिगत बचत अच्छी होती है किंतु सामाजिक बचत एक अभिशाप है। इसी प्रकार एक कर्म के लिए जो बात सही है वह यह आवश्यक नहीं कि यह संपूर्ण अर्थव्यवस्था के लिए ही सही हो। यही कारण है कि समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन अर्थशास्त्र की पृथक शाखा के रूप में किया जा रहा है, ठीक है। एक और देखें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, समष्टि अर्थशास्त्र के प्रमुख उद्देश्य लिखिए। उद्देश्य क्या है? ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव्स
यानी समष्टि अर्थशास्त्र के प्रमुख उद्देश्य। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। नंबर 1, उत्पत्ति, रोजगार एवं आर्थिक विकास। आर्थिक विकास करना रोजगार के माध्यम से। प्रचार व संकुचन की स्थिति सभी बाजार अर्थव्यवस्था का हिस्सा होती है, जिसे व्यापार व व्यावसायिक चक्र के नाम से जानते हैं। कभी बेरोजगारी की स्थिति पाई जाती है, ऐसे में समष्टि अर्थशास्त्र का ये उद्देश्य होता है कि वह इसके कारणों का पता लगाते हुए उत्पत्ति को ऊंचे स्तर पर ले जाने, रखने तथा तीव्र आर्थिक विकास के उपाय बताए, जिससे कि पूर्ण रोजगार को ऊंचे स्तर पर रोजगार का लक्ष्य प्राप्त हो। दूसरा है मुद्रास्फीति का नियंत्रण। बाजार अर्थव्यवस्था पर कीमत वृद्धि होने पर बुरा असर दिखाई पड़ता है, अतः समष्टि अर्थशास्त्र का ये उद्देश्य होना चाहिए कि मुद्रास्फीति में नियंत्रण हो और कीमत में स्थायित्व बन रहे। जो मुद्रा है, जैसे डॉलर मान सकते हैं, उसकी जो कीमत है स्थायी बनी रहे। ठीक है। नंबर अगला, स्थायी चक्र का नियंत्रण। व्यापार चक्र बाजार अर्थव्यवस्था पर ही निर्भर करता है। ऐसे चक्र ने स्थिति में कमी, उत्पत्ति एवं रोजगार में तीव्र गति से वृद्धि होती है। अब देखें अगले यूनिट से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। राष्ट्रीय आय मापन की विधियों की विवेचना कीजिए। राष्ट्रीय आय, मेथड्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। ठीक है, राष्ट्रीय आय की मापन की विधियाँ क्या हैं? तो नंबर 1 विधि क्या है? यहाँ पर देखें 5 विधियाँ हैं। नंबर 1 है उत्पादन गणना विधि, सेंसस ऑफ प्रोडक्शन मेथड। तो यहाँ पर देखें राष्ट्रीय आय की गणना में उत्पादन संगणना विधि के अत्यंत प्रमुख है। साधारण बोलचाल की भाषा में उत्पादन संगणना विधि के द्वारा किसी देश की राष्ट्रीय आय ज्ञात करने के लिए उस देश के सभी उत्पादों का योग होता है। इस विधि के द्वारा देश के सभी उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं का एक वर्ष से मूल्य ज्ञात करके कुल योग द्वारा राष्ट्रीय आय ज्ञात की जाती है। समझ में आया? यानी कि इस सभी उत्पादित वस्तुएं जो हैं, सेवाओं का एक वर्ष में मूल्य, एक वर्ष में रेट क्या है, ये पता करके कुल योग कितना आ रहा है, कुल योग द्वारा राष्ट्रीय आय ज्ञात की जा सकती है। नेशनल इनकम कितनी बनती है। अगला देखिए राष्ट्रीय आय का दूसरा पॉइंट है प्राथमिक क्षेत्र, प्राइमरी सेक्टर में कृषि, खेतीबाड़ी यानी खनन में कई चीज़ें आ गई, जैसे मिट्टी का खनन वगैरह, वनों की कटाई वगैरह, मछली पालन, उत्खनन, पशुपालन क्षेत्र को सम्मिलित करना चाहिए। यानी जो नेशनल इनकम है वो यहाँ से भी हो सकती है, इनको सम्मिलित करना चाहिए। अगला द्वितीय क्षेत्र, सेकेंडरी सेक्टर में उद्योग, जो बिजनेस है, उद्योग, निर्माण उद्योग, जल क्षेत्र, गैस क्षेत्र, विद्युत आपूर्ति यानी बिजली को सम्मिलित करना चाहिए। यहाँ से भी नेशनल इनकम होती है। अगला तृतीय क्षेत्र में टर्टियरी सेक्टर में विभिन्न सेवाएं, परिवहन में रोड, ठीक है, वगैरह, व्यापार, संचार में आप समझ रहे हैं कम्युनिकेशन की चीज़ें, बैंक, बीमा, सार्वजनिक प्रशासन को सम्मिलित करना चाहिए। ध्यान रखें उपरोक्त उत्पादन के क्षेत्र की उत्पादित वस्तुएं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य की गणना की जाती है। उदाहरण, यदि 5 एकड़ भूमि में 10 क्विंटल गेहूँ उत्पादित पैदा होता है और गेहूँ की कीमत बाजार में 200 रुपये प्रति कुंटल है। गेहूँ 5 एकड़ में कितना निकला है? 10 कुंटल। अब 10 कुंटल की मल्टीप्लाई 200 रुपये से करें तो ये हुआ 2000 रुपये गेहूँ उत्पन्न हुआ। ध्यान रहे 2000 रुपये राष्ट्रीय आय में नहीं जुड़ेगा, बल्कि प्रतिस्थापन व्यय का खर्च। यदि 50 रुपये है यानी लागत वगैरह 50 रुपये है तो 2000 में से 500 माइनस करें, 500 है तो 500 माइनस करें, अब ये बचा 1500 रुपये शुद्ध उत्पादन, नेट प्रोडक्शन। यानी कि अगर 500 की लागत आ रही है तो वो माइनस करिए, फिर उत्पादन कितना बचेगा? नेट 1500 रुपये। ठीक है, 1500 रुपये शुद्ध उत्पादन ही राष्ट्रीय आय में सम्मिलित किया जाएगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है देखें, सूत्र शुद्ध घरेलू उत्पाद NDP बराबर सकल घरेलू उत्पाद GDP माइनस घिसावट यहाँ पर कुछ है डिप्रेशिएशन, NDP इक्वल टू GDP माइनस डिप्रेशिएशन, इसका फॉर्मूला है। अब यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन देखें, राष्ट्रीय आय लेखांकन पर प्रकाश डालिए। ग्रोथ ऑफ नेशनल इनकम
अकाउंट। सर विलियम पेटी ने 1676 ईस्वी में अपनी पुस्तक पॉलिटिकल अर्थमेटिक में लिखा था कि एक देश की राष्ट्रीय आय एक वर्ष में श्रमिकों द्वारा उत्पादित मूल्य का जोड़ होती है। सर ग्रेगरी किंग को आधुनिक राष्ट्रीय आय लेखांकन के जनक के रूप में जाना जाता है। उन्होंने सन 1996 में इंग्लैंड की पूरी राष्ट्रीय आय मालूम करने के लिए प्रत्येक सामाजिक व आर्थिक वर्ग के लिए प्रति व्यक्ति आय, व्यय और बचत के अनुमान तैयार किए। 20वीं शताब्दी में राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली का यूरोपीय देशों में वैज्ञानिक ढंग से विकास हो सका। सन 1960 ईस्वी में राष्ट्र संघ ने ऐसी राष्ट्रीय लेखा प्रणाली का विकास कर लिया था जिसकी सहायता से विभिन्न देशों की आर्थिक क्रियाओं की तुलनात्मक अध्ययन सरलता से किया जा सके। इसको स्टैंडर्ड नेशनल अकाउंट सिस्टम SNAS के नाम से जानते हैं। अगला है राष्ट्रीय आय लेखांकन की विशेषताएं बताइए। तो यहाँ पर नंबर 1, सौदों का विभाजन। इसमें केवल उत्पादक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है जैसे उत्पादन क्षेत्र, परिवार क्षेत्र आदि। अर्थव्यवस्था की गतियों को समझने में सहायक। राष्ट्रीय आय लेखांकन में किसी राष्ट्र के उत्पादन तथा वितरण के लेखे जोखे का प्रस्तुत किया जाता है। ये संपूर्ण अर्थव्यवस्था की गतिविधियों को समझने में सहायक होता है। अब देखें अगले यूनिट का अगला क्वेश्चन, विनियोग प्रेरणा से आप क्या समझते हैं? उन तत्वों की विवेचना कीजिए जो एक पूंजीवादी समाजवाद में विनियोग प्रेरणा को निर्धारित करते हैं। यहाँ पर कुछ और नाम दिए गए हैं क्वेश्चंस के, जैसे विनियोग प्रेरणा से आप क्या समझते हैं? आय एवं रोजगार के निर्धारण में इसके महत्व की व्याख्या कीजिए। विनियोग फलन से आप क्या समझते हैं? विनियोग फलन क्या है? निवेश, इन्वेस्टमेंट, ठीक है। मीनिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट, आधुनिक समष्टि अर्थशास्त्र मैक्रो इकोनॉमिक्स में निवेश यानी इन्वेस्टमेंट रियल इन्वेस्टमेंट से होता है जब नए प्लांटों, मशीनों तथा दूसरे पूंजीगत उपकरणों, इमारतों आदि का निर्माण किया जाता है। कच्चे माल और तैयार पदार्थों के स्टॉक बढ़ाए जाते हैं अथवा फर्मों के कार्यालयों के लिए फर्नीचर की व्यवस्था की जाती है तो वास्तविक पूंजी मात्रा में वृद्धि होती है। केन्स और उनके अनुयायी इसी रूप में पूंजी निर्माण को निवेश कहते हैं। संक्षेप में विनिमय के 3 तत्व हैं: नए पूंजीगत माल का सृजन, रोजगार में वृद्धि, राष्ट्रीय आय में वृद्धि। आगे देखें लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन इस चैप्टर से, विनियोग किसे कहते हैं? साधारण अर्थ में तात्पर्य स्टॉक बाजार में विद्यमान अंश, स्टॉक व प्रतिभूतियों के क्रय विक्रय से है। यह मात्र उपस्थित संपत्ति को इधर से उधर करना है अर्थात मात्र वित्तीय विनियोग है। किन्स विनियोग का अर्थ वास्तविक विनियोग से है जिसमें पूंजीगत उपकरणों में वृद्धि के माध्यम से उत्पादन तथा आय में वृद्धि की जाती है। ठीक, विनियोग के 4 प्रमुख प्रकार बताइए। नंबर 1 है नियोजित एवं वास्तविक विनियोग, सकल एवं शुद्ध, निजी एवं सार्वजनिक, स्वतंत्र व प्रेरित और ऐच्छिक एवं अनैच्छिक। अगले यूनिट से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखें। प्रश्न नंबर 1, IAS एवं LM वक्रों का अर्थ स्पष्ट कीजिए तथा इनके प्रमुख तत्वों को बताइए। इन वक्रों का बाजार साम्य से क्या अर्थ है? IAS और LM वक्र क्या है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। यहाँ पर देखें IAS एवं LM वक्रों का अर्थ, मीनिंग ऑफ IAS एंड LM कर्व्स। सरल शब्दों में प्रोफेसर हिग्स के अनुसार IAS वक्र से तात्पर्य इन्वेस्टमेंट सेविंग कर्व, विनिमय बचत वक्र, ठीक है। जबकि LM वक्र का अर्थ है लिक्विडिटी प्रेफरेंस एंड मनी सप्लाई कर्व, ठीक है। फुल फॉर्म भी देख लें, L से लिक्विडिटी और लिक्विडिटी प्रेफरेंस एंड M से मनी सप्लाई कर्व बोल सकते हैं। तरलता, पसंदगी एवं मुद्रा की पूर्ति M वक्र मानते हैं। L मतलब मुद्रा की पूर्ति, M मतलब वक्र, ठीक। एक देखें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, LM वक्र कैसे व्युत्पन्न किया जा सकता है? ये जाता है LM वक्र ब्याज दरों और आय स्तरों के सभी संयोगों को व्यक्त करता है जिन पर मुद्रा की मांग और पूर्ति बराबर होते हैं। दूसरे शब्दों में LM वक्र आय के स्तरों और ब्याज दरों के संयोगों को व्यक्त करता है जहां मुद्रा की मांग L और मुद्रा की पूर्ति M बराबर होते हैं तथा मुद्रा बाजार संतुलन में होता है। यहाँ पर ये डायग्राम बना हुआ है।
तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इनको देख लेना, ठीक है। और बाकी आपको किसी और सब्जेक्ट के क्वेश्चन आंसर चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। जिस सब्जेक्ट के क्वेश्चन आंसर चाहिए कमेंट बॉक्स में उस सब्जेक्ट का कोर्स का नाम आप बता सकते हैं। दोस्तों को वीडियो शेयर कर दें और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।